तो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किए जाने के संबंध में और जानेंगे कि इस चैप्टर से कैसे कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। और एक और छोटी सी चीज, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मुझे अपना फेस वाला रिकॉर्डर हटाना पड़ेगा वीडियो शुरू करने से पहले, और जैसे ही खत्म होगा मैं वापस से हाजिर होंगी वीडियो के फॉर्मेट में। और ऐसा कर क्यों रही हूँ मैं? ऐसा इसलिए ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डील करें बिना किसी बाधा के। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कई दिनों से जो है वीडियो नहीं आ रहा था और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम वीडियो नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीजन था, मैं कहीं बाहर गई थी, है ना, इंडिया के बाहर गई, इस वजह से जो है वीडियो नहीं बन पा रहे थे। अब वापस से मैं आ गई हूँ तो अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अब आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, लाइफ है और लाइफ में हर चीजें इंसान करता है। ठीक है, कहीं घूमने जाना भी है तो जीवन के जितनी भी व्यस्तताएं हैं उससे ब्रेक लेकर के जाना पड़ता है ना। तो जो भी असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है फिलहाल के लिए। तो अब वापस से आप कंटिन्यू हो जाइए और अपने क्लास को डील करिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास को शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज, अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत सारे बैचेस चलाए जाते हैं, जैसे कि आपके एलएलबी के सेमेस्टर के लिए, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच चलाए जा रहे हैं जो मात्र 1,000 रुपए में है। और अगर उसका केवल और केवल आपको पीडीएफ लेना है सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का, तो मात्र 500 रुपए में फीस। और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 पढ़ना है एलएलबी के सेमेस्टर के लिए तो उसकी कीमत 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 रुपए रखी गई है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ही यूपी एपीओ जुडिशरी की मंथली बैचेस चलाए जाते हैं मात्र 700 रुपए में। और अगर आपको यूपी एपीओ के लिए केवल प्री को टारगेट करते हुए पढ़ना है तो उसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए रखी गई है, जिसमें हम लोग पूरी तरीके से सारे पांचों जो आपके पेपर हैं उसको कवर करेंगे, प्लस जीके जीएस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस या यूपी एसआई, आरओ के लिए पढ़ना चाहते हैं लॉ के पेपर या जीएस, तो उसकी भी फीस मंथली मात्र 500 रुपए रखी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्लास। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो हमारा बात कर रहा है कि मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, है ना, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 17 है। कहाँ से कहाँ तक बताता है? तो 227 से 233 जो है इसके संबंध में प्रावधान करता है। संभवतः जो है मैंने जो इसके पहले वाला लेक्चर था उसमें थंबनेल कुछ गलत पड़ गया था। ठीक है, थंबनेल में जो सेक्शन आपका पड़ा हुआ है वो शायद गलत पड़ गया था। जहां तक मुझे लग रहा है 170 आपका जो है 4 तक जो है वो क्या था, आपका एफआईआर वाला सेक्शन पड़ गया था 173 से लेकर के 196 तक का, है ना। तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा 197, ध्यान रखिएगा 197 से लेकर के आपका 226 तक जो है उस थंबनेल में होना चाहिए था, लेकिन वो एक पॉइंट जो है उसमें गलत हो गया था। बाकी आपका वीडियो सीरीज जो है आपका कि वो
8 नंबर का था, 8 नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इतने सारे वीडियोस होते हैं, इतनी व्यस्तताएं होती हैं, तो छोटी मोटी माइनर गलतियां हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर करते हुए आप ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं वीडियो नंबर भी लिखती हूँ कि पार्ट कौन सा है। तो वो पार्ट 8 था, ठीक है, और ये पार्ट हमारा 9 रहेगा। क्लियर? यहीं पे हम क्लियर कर दे रहे हैं इस चीज को, कि बहुत लोग जो है कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि यहाँ सेम सेम सेक्शन कैसे लिखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं ये चीज, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है आपका? पूछ रहा है कि बीएनएसएस का कौन सा अध्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ करने के बारे में बात करता है। तो अभी हम लोग देखे हैं ना, कौन सा सेक्शन, कौन सा आपका अध्याय है? तो अध्याय आपका 17 है, ठीक है, जो इसके बारे में बात करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका कि कौन सी धारा आदेशिका जारी करने का प्रावधान करती है? कौन सी धारा करती है? तो 227 करती है, ठीक है। 227 से ही शुरू है ना, तो 227। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है कि सही को चिन्हित करना है, ठीक है। सही क्या है ये पूछ रहा है आपसे। पहला लिखा है कि समन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किया जा सकता है, तो यही सही है, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी कर सकते हैं। अगर ये लिखा रहता है कि उसी से ही जारी किया था और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो गलत होगा। जैसे लिखा है ना यहाँ, सही से ही जारी किया जा सकता है, यानी कि वो फोर्सफुली कह रहा है, केवल लगा दिया ना, केवल, केवल नहीं, के माध्यम से भी जारी, यानी कि आप जो है लिखित या मौखिक तो कर सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, लिखित कर सकते हैं, है ना, और साथ में कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्या लिखा है? धारा 227 के तहत अभियुक्त को समन या वारंट जारी करने के पहले परिवादी साक्षी द्वारा सूचियों दाखिल की जाएगी, ठीक है। कैसी सूची दाखिल की जाएगी, और ये सूची दाखिल करना क्या है, किस तरीके का है, ठीक है। तो कैसा है? बाध्यकारी, ठीक है। पहले से ही परिवादी द्वारा साक्षियों की सूची दाखिल करना क्या है? बाध्यकारी, ठीक है, यानी कि करना ही करना है। नेक्स्ट। क्या लिखा है? गलत कथन को काट दे, है ना। कौन सा जो है कथन गलत है, यही कह रहा है। कह रहा है वारंट मामले में कोई समन जारी नहीं किया जा सकता। नहीं भाई, किया जा सकता है, 227 बताता है, यानी कि यही जो है क्या है? गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की किस धारा के प्रावधान के तहत किसी अभियुक्त की व्यक्तिक हाजिरी से अभियुक्ति दी जाती है? किसमें दी जाती है? आपके 228 में दी जाती है, ठीक है, 228। नेक्स्ट। विशेष समन से संबंधित कौन सा सेक्शन है आपका? तो 229 जो है वो क्या है? विशेष समन से रिलेटेड है, ठीक है, स्पेशल समन। नेक्स्ट। क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति कुछ छोटे अपराधों में न्यायालय में हाजिर हुए बिना डाक द्वारा या संदेश वाहक के माध्यम से जुर्माने की रकम भेज सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रावधान के तहत? तो किस प्रावधान के तहत? आपके 229 के तहत, ठीक है, 229 में ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट। क्वेश्चन है, 229 के तहत छोटे अपराध का अर्थ है, क्या होता है छोटा अपराध, वो पूछ रहा है। तो ऐसा अपराध जो क्या है, केवल 5,000 रुपए जुर्माने से अनधिक का हो, ठीक है, यानी कि 5,000 जुर्माने से अधिक का ना हो, इसको हम क्या कहेंगे? छोटा अपराध कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। लिखा है, छोटे अपराध में अभियुक्त अपनी दोषिता स्वीकार कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है ये पूछ रहा है। तो किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से, खुद भी, वकील के माध्यम से भी, दोनों तरीके से, या डाक द्वारा भेज करके, ठीक है, कैसे भी कर सकता है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि बीएनएसएस के निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रदान की जाएंगी, है ना। तो कौन सा धारा ये बताता है, तो 230 बताता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट धारा 230 के तहत पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि दी जाती है। किसको दी जाती है ये पूछ रहा है ना। तो किसको दी जाएगी, आपकी अभियुक्त और पीड़ित को, यदि किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट धारा 230 के तहत मजिस्ट्रेट कितने दिनों के भीतर अभियुक्त और पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज की एक प्रतिलिपि निःशुल्क देगा, है ना। कब देगा, तो अभियुक्त की पेशी या उपस्थिति की तारीख के 14 दिनों में, है ना, 14 दिन के अंदर क्या करना है, उसको दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, 223 माफ कीजिएगा 230 के अनुसार दस्तावेज की आपूर्ति विधिवत मानी जाएगी। कब मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहेगा, है ना, तो क्या होगा, मान ली जाएगी, ठीक है, कि विधिवत तरीके से हो गया है। नेक्स्ट लिखा है कि इस धारा के तहत अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी अन्य मामले में कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाएगी जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्य न्यायालय द्वारा विचारणीय है। कब, तो 231 में, ठीक है, 231। नेक्स्ट किस धारा के तहत कोई मामला सत्य न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है, जब अपराध विशेष रूप से उसके द्वारा विचारणीय हो, किसके द्वारा विचारणीय हो, और किस धारा में ये कहा गया है आपके, बताइए। तो ये बताया गया है आपके 232, ठीक है, कि जब विशेष रूप से जो है सत्य न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो क्या किया जाएगा, आपके सुपुर्द किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 232 के तहत सुपुर्दगी की कार्यवाही की प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति, तो जांच जैसी, ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे, इंक्वायरी। 232 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मामला एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा क्या है, विचारणीय है, ठीक है। कब करेगा, तो चाहे पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित हो या अन्यथा संस्थित हो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 232 के अनुसार इस धारा के तहत कार्यवाही कितने समय के भीतर पूरी की जानी चाहिए, ये पूछ रहा है। तो कब तक, 90 दिनों के अंदर, ठीक है, 90 दिनों के। नेक्स्ट लिखा है कि धारा 232 के तहत कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी अवधि तक विस्तारित की जा सकती है, तो कब तक की जा सकती है, 280 दिन, ठीक है, 280 दिन। नेक्स्ट सत्य न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा संस्थित कोई भी आवेदन कब किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णित किया जाएगा, है ना, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कौन सी धारा एक ही अपराध के संबंध में परिवाद मामले और पुलिस अन्वेषण मामले के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करती है, कौन सी धारा, तो 233 कर। नेक्स्ट लिखा है 233 लागू की जा सकती है, कब की जाएगी, तो लिखा है कि जब कोई परिवाद का मामला हो
और पुलिस भी मामले का अन्वेषण कर रही हो तब, ठीक है, क्या किया जाएगा, 233 वाला अप्लाई करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परिवाद पर संस्थित मामले में और मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्यवाही, माफ कीजिएगा, जांच या विचारण के दौरान यह सामने आया है कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा अन्वेषण प्रगति में है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट तो ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को क्या करेगा, रोक लगाएगा। ठीक है, पावर है मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस रिपोर्ट के साथ परिवाद में संयोजन के मामले में वाद के लिए अपनाई की जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार की होगी, कैसी होगी, पुलिस रिपोर्ट पर संस्कृत मामले की प्रक्रिया की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आरोप। ठीक है, यानी कि आपके चार्ज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये है कहां से कहां तक, तो 234 से लेकर के 247 तक है ना, और ये हमारा चैप्टर नंबर 18 जो है इसके बारे में बात करता है। और ये जो हमारा पार्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये हमारा जो चैप्टर है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कैसे 2 पार्ट में, एक कहता है आरोप का प्रारूप, है ना, फॉर्मेट के बारे में बताता है, जो 234 से लेकर के 240, क्या 234 से लेकर के 240 तक बताता है। और एक कहता है अपराध का संयोजन, जो 240, सॉरी माफ कीजिएगा, 241 से लेकर के 247 तक जो है बात करता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, पूरा चैप्टर भी ध्यान में रखिएगा कहां से कहां तक है। ठीक है, 234 से 247 तक है। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, अपराधों के संबंध में किस धारा के अंतर्गत और किस चैप्टर में प्रावधान किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है, अभी हम लोग देखे हैं, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया, चैप्टर 18 यानी कि अध्याय 18 और 234 से 247 तक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, लिखा है कि जो बीएनएसएस की दूसरी अनुसूची है में प्रारूप का, आरोप का प्रारूप जो है वो कौन से वाले प्रारूप में बताया गया है। ठीक है, कि किस फॉर्मेट में जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा, इसमें तो 33, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लिखा है किसी विशिष्ट अभियोग का सटीक निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है, आरोप कहलाता है ना भाई, चार्ज फ्रेम करता है ना कोर्ट, तभी तो मामला शुरू होता है आगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी पार्ट होता है किसी भी मुकदमे को चलाने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम इसको पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि आरोप कौन विरचित कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन करेगा, तो हमेशा और हमेशा इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, न्यायालय ही करता है। ठीक है, चार्ज फ्रेम, जिसको हम लोग आरोप विरचना कहते हैं। आगे क्या लिखा है कि आरोप की अंतर वस्तु का प्रावधान कहाँ है, कहाँ है, 234 में। ठीक है, नेक्स्ट, लिखा है कि कौन आरोप की अंतर वस्तु नहीं है, यानी कि आरोप जो चार्ज फ्रेमिंग होता है उसमें क्या चीज नहीं होता है, तो अभियुक्त की पारिवारिक पृष्ठभूमि का विवरण नहीं, क्या बाकी सारी चीजें होती है। लिखा है आरोप लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में, जो वहां के कोर्ट में लैंग्वेज यूज होता है उसी भाषा में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, बीएनएसएस का कौन सा धारा है जो क्या बताता है कि समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में, विशिष्टियों के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, 235, 235। नेक्स्ट, लिखा है क्वेश्चन,
ए पर एक निश्चित समय और स्थान पर बी को धोखा देने का आरोप लगाया जाता है। इसमें सही क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो लिख रहा है कि आरोप में बताया जाना चाहिए कि ए ने बी को अध्यक्षता किस प्रकार की, अध्यक्षता मतलब कि किस तरीके से धोखा दिया, इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है आपका कि डीएनएसएस के तहत प्रत्येक आरोप उन अपराधों को बताना है जिसके लिए अभियुक्त को आरोपित किया जा सकता है, ये तो सही है पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि एक ही समव्यवहार में से एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं तो उस पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है। तो भाई दोनों ही कथन क्या है, सही है इसमें, ठीक है, दोनों ही। नेक्स्ट आपका पार्ट दिया हुआ है कि आरोप विरचित करने में त्रुटि और चूक हो जाती है, यानी कि गलती वगैरह हो गया तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछता है, ठीक है। क्या लिखा है कि कौन सी धारा जो है आरोप विरचन करने में यानी कि चार्ज फ्रेम करने में अगर कुछ गलती हो जाता है तो इसके इफेक्ट के बारे में कौन सी धारा बताती है, तो 238 बताती है, ठीक है, 238। आरोप विरचित करने में त्रुटि या चूक तो केवल तभी तात्विक है जब उससे न्याय में विफलता हुई है ना, कि अगर सही तरीके से न्याय नहीं हो पाया है तभी कुछ होगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। छोटी मोटी गलती है तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है, आरोप के आवश्यक अंतर्वस्तु में त्रुटि का प्रभाव निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में महत्वपूर्ण माना जाएगा, है ना, कब माना जाएगा कि गलती हुई है, जब अभियुक्त जो है उस गलती के कारण क्या हो जाए, गुमराह हो जाए तब। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत आरोप में वृद्धि या परिवर्तन किया जा सकता है, कौन सी धारा बताती है, तो 239 बताती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट लिखा है 239 के तहत न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है, क्या प्राप्त है, कि वो आरोप का संयोजन या परिवर्तन दोनों कर सकता है। नेक्स्ट, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, पूछ रहा है कब, तो निर्णय सुनाए जाने के पहले कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट, कौन सी धारा आरोप में परिवर्तन होने पर साक्षियों को पुनः बुलाने का प्रावधान है, ठीक है, अगर चार्ज जो है फ्रेम हुआ था उसमें चेंजेस हुए हैं तो वापस से गवाहों को बुलाया जा सकता है, साक्षियों को बुलाया जा सकता है, ये बताता है आपका 240, ठीक है, धारा 240। लिखा है, जब भी विचारण शुरू होने के बाद न्यायालय द्वारा किसी आरोप में परिवर्तन किया जाता है या संयोजित किया जाता है तो होगा क्या, तो अभियुक्त पक्ष को किसी भी साक्षी को पुनः बुलाने का अधिकार है जिसकी पहले से परीक्षा की जा चुकी है, ठीक है। क्या लिखा है, आरोप में कोई दोष, उसका होगा क्या, अगर कोई दोष हो रहा है तो उसमें जो है यदि इस तरह संशोधन अभियुक्त के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो वो क्या करेगा, वापस से उसको संशोधित करके ठीक कराया जा सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अभियुक्त और अभियोजन को साक्षी को बुलाने की अनुमति कब दी जाएगी, तो कब दी जाएगी, जब न्यायालय को द्वारा कोई आरोप में परिवर्तन किया गया है या संयोजन किया गया है, ठीक है, परिवर्तन मतलब चेंज करना और संयोजन मतलब कुछ चीजें जोड़ना, मतलब ऐड करना, ठीक है। लिखा है, आरोप का संयोजन प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है एक अलग आरोप होगा
जिस पर अलग से विचारण किया जाता है। ये कौन बताता है? तो आपका 241 बताता है। नेक्स्ट, ए पर एक अवसर में चोरी और दूसरे अवसर में घोर उपाधि का आरोप है। 241 लागू करने के लिए क्या सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए पर चोरी और घोर उपाधि के लिए अलग अलग आरोप लगाया जा सकता है और अलग अलग विचारण किया जा सकता है। ठीक है, ये साधारण नियम है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन आने वाला है बहुत सारा, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है? प्रत्येक विशिष्ट अपराध के लिए जिसका किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, एक अलग आरोप होगा। बीएनएसएस में इस नियम का अपवाद उपबंधित है। कहाँ अपवाद है? तो 242, 43, 44 और 46 ये कहता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अभी हम बताए थे अपवाद आने वाला है, इसलिए हम धारा नहीं बताए थे, क्योंकि भाई धारा पीछे ही था, है ना, आने वाला। चलिए, क्या लिखा है कि कौन सी धारा प्रावधान करती है कि 1 वर्ष के भीतर एक ही अपराध का एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन सी धारा बताती है? आप तो आपके द्वारा 242 है। ठीक है, 242। नेक्स्ट, दो सौ बयालीस के तहत एक ही किस्म के अपराध का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है ये पूछ रहा है। तो जब वे बीएनएस या किसी अदर लॉ या स्थानीय यानी कि लोकल लॉ की समान धारा के तहत क्या है? दंडनीय है। ठीक है, यानी कि एक जैसा पनिशमेंट है तो एक साथ विचारण किया जा सकता है। क्या लिखा है कि 12 महीने के भीतर एक से अधिक अपराधों के लिए क्या किया जाएगा? विचारण किया जा सकता है। अगर एक जैसा अपराध हो, कितने का? तो कम से कम कितना? 5। क्या ध्यान रखिएगा इस चीज को, कम से कम कितना? 5 अपराध। नेक्स्ट, लिखा है जब किसी व्यक्ति पर 12 माह के भीतर एक से अधिक अपराधों का आरोप है, 5 से अधिक संख्या के लिए आरोप लगाया जा सकता है और एक ही अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जब एक ही तरह का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको फंसाने के लिए बाकी सारे ऑप्शन है। ठीक है, एक ही तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्या लिखा है? कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कृत्यों की एक श्रृंखला एक साथ इस प्रकार जुड़ी है कि एक ही समव्यवहार के भाग बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है सेक्शन कौन बताता है आपका? तो 143 बताता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, यदि कृत्यों की एक श्रृंखला एक साथ इस प्रकार संसक्त हुई है कि वो एक ही समव्यवहार के भाग बनाती हैं और एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं, तो होगा क्या ऐसे व्यक्ति का? तो उस पर ऐसे हर अपराध का आरोप लगाया जा सकता है और सभी अपराधों का एक ही विचारण में क्या किया जा सकता है? एक ही वाद में विचारण किया जा सकता है। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन आप लोग पढ़े होंगे। बीएसए के कौन से सेक्शन में है बताइए? सेक्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन क्या लिखा है आपका कि ए पर ऐसे कार्य का आरोप है जो चोरी या चोरी की संपत्ति या आपराधिक न्यास भंग, या ए पर केवल चोरी का आरोप लगाया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो न्यास भंग का भी अपराध कर सकता है। अब इसमें होगा क्या ये पूछ रहा है। तो उसको जो है न्यास भंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही क्या है उस पे आरोप नहीं लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी धारा उस स्थिति के लिए प्रक्रिया का प्रावधान करती है जहां यह संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया? ठीक है, तो कौन बताता है? 244 बताता है। नेक्स्ट, लिखा है 245 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित हो गए हैं जो
इसे एक छोटे अपराध में बदल सकते हैं तो उसे दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, कब और किस लिए? तो छोटे अपराध के लिए जो साबित हो चुका है, हालांकि उस पर आरोप भले ही न लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त विचारण निम्नलिखित के अंतर्गत अनुमन्य है। ठीक है, किसमें है? तो आपके 246 में। ठीक है, 246 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन है किन व्यक्तियों पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकता है? ठीक है, तो किस पे लगाया जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। पहला लिखा है कि जो एक ही समव्यवहार के दौरान अपराध करते हैं वो, या किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न करने वाले अभियुक्त। तीसरा कह रहा है आपका कि एक ही तरह के अपराध जो करते हैं, है ना, या उसका दुष्प्रेरण करते हैं या प्रयत्न का आरोप लगाया गया है जिनके ऊपर। फिर लिखा है जिन व्यक्तियों पर धारा 242 के अर्थ के अंतर्गत एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराध का आरोप है जो उनके द्वारा 12 मास के भीतर किया गया है। तो सभी सही है। क्या सभी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लिखा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर एक साथ आरोप नहीं लगाया जा सकता? क्या कब नहीं लगाया जाएगा ये पूछ रहा है आपसे। तो अलग अलग समव्यवहार के दौरान अगर करते हैं अपराध तो, है ना, एक ही समव्यवहार में रहेगा तभी एक साथ लगाया जाएगा। नेक्स्ट, लिखा है कि कौन सी धारा कई आरोपों में से किसी एक पर दोष सिद्धि एवं विशेष आरोपों को वापस लेने का प्रावधान करती है? कौन सी धारा है? तो 247। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हमारा आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आज का एमसीक्यू वाला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।